Hello everyone, I welcome you all in today's class. बच्चे, very nicely we have discussed the concept of electric charge, electric current, electric potential and electric potential differences. Also, we are fully aware with circuit symbols. तो जो इनिशियल कॉन्सेप्ट थे उसको बच्चे हम लोग पढ़ लिए हैं. आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. आज के डिस्कशन में काफी इम्पोर्टेंट चर्चाएं होंगी, जिसमें होंगी बच्चे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट विल बी सर्किट या हाउ विल यू वेरीफाई ओम्स लॉ. इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं. तो लेट अस लर्न. तो सबसे पहले बच्चे जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है. व्हाट इज रेजिस्टेंस? नाम से ही स्पष्ट है, रेजिस्टेंस नाम रजिस्ट करना. तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स या करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करती है तो कंडक्टर के एटम्स, आयंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करते हैं. इलेक्ट्रॉन के पाथ में क्या करते हैं जी? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं. उसी ऑब्स्ट्रक्शन का नाम बच्चे लोग क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. ऐसा नहीं कंडक्टर्स के बीच पूरा खाली स्पेस है और आराम से चार्ज चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. कंडक्टर के बीच एम्प्टी स्पेस होता है. जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होती है, मीन्स चार्जेस मोशन में होते हैं. जब वही चार्जेस चलते हैं तो वो क्या करते हैं जी? एटम्स आयन से कोलाइड करते 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 वो बाहर निकलते हैं. तो यही जो करंट के पाथ में कंडक्टर ने जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया उसी का नाम बच्चे क्या है? रेजिस्टेंस है. तो हाउ यू डिफाइन रेजिस्टेंस? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन offered by a conductor to the flow of charge through it. ठीक है जी. किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करती है तो वह कंडक्टर उस करंट, उस इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो अपोजिशन ऑफर करता है उसी अपोजिशन ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो दिस इज डिफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. इसको आप कॉपी में नोट भी कर लेना, साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझते भी चलना. तो बच्चे, रेजिस्टेंस एक ऐसा कंडक्टर, मैंने सर्किट सिंबल्स में बताया था, एक ऐसा कंडक्टर विच पजेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस जिसका होता है, उस कंडक्टर को क्या बोलते हैं बेटे? रजिस्टर बोलते हैं. तो रजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है. रेजिस्टेंस को हम आर लेटर से लिखते हैं. रेजिस्टेंस को व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम. इसे ग्रीक अल्फाबेट हम लोग ओमेगा से लिखते हैं. रेजिस्टेंस बच्चे किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मैं पहले से बता दूं. इट डिपेंड्स अपॉन ये सब पता कैसे चला है? बाय एक्सपेरिमेंट्स. इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर. नेचर मीन्स कि एल्यूमिनियम है कि आयरन है कि नाइक्रोम है, क्या है? नेचर ऑफ कंडक्टर. एंड टेम्परेचर एज वेल. टेम्परेचर. इन 4 फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बच्चे डिपेंड करती है. तो ये तो क्वालिटेटिव मीनिंग था रेजिस्टेंस का. और अभी ओम्स लॉ में आप आगे पढ़ोगे. रेजिस्टेंस बच्चा आर इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आई. तो हाउ यू डिफाइन रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पीडी अप्लाइड अक्रॉस इट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, या करंट थ्रू इट. करंट तो फ्लो करती है. करंट फ्लोइंग थ्रू इट कर देंगे तो बहुत गड़बड़ नहीं हो गया, लेकिन करंट थ्रू इट कर देंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. तो आर इक्वल टू वी बाई आई. ठीक है बच्चे. तो चलो 1 ओम की डेफिनेशन भी अभी आगे ओम्स लॉ में बताना ही, चलो मैं अभी बता देता हूं. रेजिस्टेंस 1 ओम कब कहलाएगा? जब 1 वोल्ट
का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किसी वायर के क्रॉस, कंडक्टर के क्रॉस, और उसमें यदि करंट बच्चा 1 एम्पियर फ्लो होती है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। तो हाउ यू डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस? कि व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ कंडक्टर ड्यू टू पीडी ऑफ 1 वोल्ट, then resistance of conductor is said to be 1 ohm. तो let us learn Ohm's law. Ohm's law. तो बच्चे आपने देखा होगा कि टॉर्च में 1.5 वोल्ट की सेल्स यूज होती हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ देर यूज करते करते आप देखते होंगे टॉर्च का बल्ब जो है डिम हो जाता है, उसकी, है ना जी। तो इसका मतलब क्या होता है? विद पासेज ऑफ टाइम सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कम होता जाता है। और इस प्रकार डिम क्यों होता है? क्योंकि उसमें बल्ब के थ्रू जो करंट है उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो इससे साबित होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जब ज़्यादा था तब तो करंट ज़्यादा थी, बल्ब है ना ब्राइटली ग्लो कर रहा था, लेकिन विद पासेज ऑफ टाइम जब पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब का कम होने लगता है तो करंट की बल्ब जो है लेस ब्राइट होता है और करंट की वैल्यू भी क्या होती? घटने लगती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ ओम्स लॉ है। तो साइमन ओम ने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप दिया, है ना जी, और उसको हम कहाँ से लर्न करते हैं? ओम्स लॉ से लर्न करते हैं। तो लेट अस स्टेट ओम्स लॉ फर्स्ट, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इफ ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस फिजिकल कंडीशंस का मतलब बच्चे जानते क्या हुआ? फिजिकल कंडीशन मतलब उसके टेम्परेचर को ना बदले, उसके शेप साइज को ना बदले, है ना। इफ ऑल फिजिकल कंडीशन, शॉर्टकट में उसका टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रहे, इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर remaining unchanged, किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को ना बदलें, उसके शेप साइज को ना बदलें, उसके टेम्परेचर को हम लोग ना बदलें, अनचेंज, देन करंट थ्रू इट is directly proportional to PD applied across it मतलब across its end. If all physical conditions of a conductor remaining unchanged, then current through it is directly proportional to PD applied across it. करा बच्चे फिजिकल कंडीशंस को ना बदलें तो करंट उसी मैनर में कंडक्टर से बदलेगा जिस मैनर में हम लोग उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को ट्वाइस करेंगे तो करंट ट्वाइस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो करंट हाफ होगी। तो 10 वी कैन से बच्चे क्या? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। करंट किस पर डिपेंड करता है जी? पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो वी कैन राइट इट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और मैंने आपको बताया है कि जब कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव करते हैं तो एक इक्वल साइन और कांस्टेंट लगाते हैं, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर आई। ठीक है, एक इक्वेशन बना दो। हियर आर इज कांस्टेंट, हियर आर इज कांस्टेंट फॉर कंडक्टर, इज कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर, गिवन वायर, गिवन कंडक्टर कांस्टेंट होता है, एंड called as its resistance. कंडक्टर का रेजिस्टेंस वी बाई कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है। तो वी कैन राइट आर इक्वल टू वी बाई आई। तो आपसे पूछा जाए ओम्स लॉ क्या है, बोलोगे वी बाई आई का रेशियो कांस्टेंट होता है। मतलब जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाओगे उसी मैनर में क्या होगा? आई बढ़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्ट को ट्वाइस कर देंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? आपका जवाब होगा कि उसी मैनर में करंट भी बदल जाएगी, विच मेक्स द रेशियो वी बाई आई कांस्टेंट।
रेजिस्टेंस जो है वी और आई पर बच्चे नहीं डिपेंड करता, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, नेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, नॉट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ वी एंड आई। तो आर इज कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर कॉल्ड एज इट्स रेजिस्टेंस। तो न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पीडी अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर टू द करंट थ्रू इट। तो ये बच्चा ओम्स लॉ के बारे में था। देखो एक चीज आपके मन में क्वेश्चन उठना है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, हम लोगों ने बच्चे यहाँ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख दिया है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी से हमको क्या करना, कौन सा कांस्टेंट लगाना होगा, आई इक्वल टू 1 अपॉन आर। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ क्या होगी 1/r, ठीक है। तो फिर वही v इक्वल टू आई आर आ जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम जानते हैं कि मोर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चे, कम होगी। यदि पोटेंशियल डिफरेंस आप कांस्टेंट रखो तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। तो देखो ये रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा, मोर रेजिस्टेंस लेस करंट। अब ऐसा नहीं कि यहीं हम लोग लगा दें आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इक्वल टू आर वी, तो इससे क्या हो रहा है जी, मोर आर मोर आई, जो कि ऐसा संभव है नहीं। इसलिए कांस्टेंट हम लोग क्या लगाते हैं 1/r लगाते हैं, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये बच्चे ओम्स लॉ था। चलो ओम्स लॉ से क्या क्या इन्फरेंसेस निकल के आ रहे हैं। एक पहला हो गया R इक्वल टू V/I। 1 ओम की डिफिनेशन भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, यहाँ हम लोग फिर से कह सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जब हम लोग किसी कंडक्टर में PD 1 वोल्ट का अप्लाई करें और उसमें करंट यदि 1 एम्पियर की फ्लो कर रही है, ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भैया कितना होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I, V और I के बीच बच्चे यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V, इफ वी नोट corresponding values of I, and if we plot graph then we have this type of graph। ये ग्राफ बताता है कि V और I के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है ना जी। तो इसका स्लोप यदि हम लोग निकालें, इफ वी फाइंड स्लोप, आप 12th में पढ़ोगे स्लोप, ये डेल्टा V होगा, ये क्या होगा जी डेल्टा I। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ डेल्टा V बाई डेल्टा I मीन्स क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो लेट अस वेरीफाई ओम्स लॉ बाय सर्किट। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करते हैं। ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन का क्या तात्पर्य हुआ, V और I का रेशियो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ V एंड I सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो V और I के बीच ऐसे ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। जिस भी सर्किट में V और I का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है तो वहां V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ऐसे सर्किट को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं जी, ओमिक सर्किट। क्या बोलते हैं, ओमिक सर्किट या ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक सर्किट या ओमिक रेजिस्टेंस। और जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, है ना जी, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक सर्किट भी आप बोल सकते हैं, उनको नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। इन ट्रांजिस्टर्स, डायोड, थर्मिस्टर्स जितने होते हैं सबका VI ग्राफ जो होता है वह ऐसे ही स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। जैसे सेमीकंडक्टर डायोड्स का VI ग्राफ बच्चे यदि खींचना हो तो ऐसे आता, ऐसे देख रहे हो, करंट पहले स्लोली बढ़ फिर करंट अचानक बढ़ रही, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बिटवीन V एंड I नहीं होता है। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उसको ओमिक सर्किट, ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो ये बच्चे ओम्स लॉ के बारे में था। अब चलिए लेट अस लर्न हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया, VI ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ V एंड I, ना जी, जो उनका V और I का रेशियो है वह सेम मीन्स कांस्टेंट आनी चाहिए। तो लेट अस वेरीफाई ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन
के लिए बच्चे जो हम सर्किट का इस्तेमाल किए हैं, आप यहाँ उसको देख सकते हैं, है ना जी। देयर आर 4 cells which are connected in series। ये 4 cells हैं, each of EMF V। और ये सब क्या है, these are the connecting wires। ये सब क्या है, connecting wires हैं। और you can see there is wire XY which is of nichrome, या कोई एलॉय ले लीजिए, नाइक्रोम का एक तार है। और पैरेलल टू दिस नाइक्रोम वायर देयर इज वोल्टमीटर। We all know voltmeter is the device which is used to measure potential difference across a wire या between 2 points of a circuit। और बच्चे अमीटर है, अमीटर वी ऑल नो करंट मीटरिंग डिवाइस होती है, जो कि हम किसमें कनेक्ट करते हैं जी, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक यहाँ की है, की को सर्किट को ब्रेक करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चे जो चारों सेल्स दिखाई दे रहे हैं, हम फर्स्ट रीडिंग में 1 सेल का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग सेल को यहां से कनेक्ट कर देंगे, यहां से। इसके बाद जब 2 सेल्स का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से कनेक्ट करेंगे। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने इसके लिए एक टेबल बना रखा है, ओम्स लॉ वेरीफाई करेंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स यूज कर रहे हैं। तो पहले रीडिंग हम लोग 1 सेल यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ 1 लिख दे रहे हैं। और बच्चे व्हाट इज रीडिंग इन अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, करंट की वैल्यू। ये करंट की वैल्यू किसमें होगी जी, एम्पियर में होगी। तो एक कहां रीड करेंगे, अमीटर में रीड करेंगे। एंड व्हाट इज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस वायर एक्स वाई के क्रॉस क्या है, हम कहां रीड करेंगे, वोल्टमीटर में रीड करेंगे, जो कि किसमें होगा जी, वोल्ट में। देखो मैंने यहाँ वी लिख रखा है। वास्तव में पीडी मतलब क्या होगा, पीडी अक्रॉस गिवन वायर मीन्स नाइक्रोम वायर। और एक लास्ट कॉलम में मैंने क्या बनाया, V बाई आई का रेशियो। V बाई आई का रेशियो बच्चे ओम्स लॉ में आपने देखा कि V बाई आई का रेशियो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो V बाई आई का रेशियो जब कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस होगी, है ना। तो इस प्रकार हम लोग ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में इस गिवन वायर का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ कब वेरीफाइड माना जाएगा, कि जब फॉर ईच वैल्यू ऑफ V एंड I रेशियो V बाई आई हमेशा क्या है जी, कांस्टेंट आए, तो हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। और V और I के बीच ये ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, ये जो ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है जैसा कभी मैंने बताया, तो हम लोग बोलेंगे बच्चे कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। और इस ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में हम लोग लगे हाथ, पूछा जाए कि इस नाइक्रोम वायर है, जो गिवन वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो V बाई आई की जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटल एरर भी होती है, तो मैंने 4 वैल्यूज लिख रखे हैं, R1 R2 R3 R4, सब ऑलमोस्ट सेम आएंगे, सबका एवरेज निकाल लेंगे, दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। तो बच्चे जब हम लोग 1 सेल का इस्तेमाल करेंगे, ओनली 1 सेल व्हेन वी विल यूज, तो हम इसको, इस वायर को यहां से कनेक्ट कर देंगे। तो मान लो करंट बच्चा क्या है, I1 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लो V1 है, तो R1 कितना हो जाएगा, V1 बाई I1, ठीक है। अब बच्चे जब हम लोग सेकंड 2 सेल का इस्तेमाल करेंगे, 2 सेल का इस्तेमाल में यहां से कनेक्ट करेंगे, यहां से हम लोग इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स 2। अब मान लो करंट रीडिंग इन अमीटर क्या है, I2 है, स्वाभाविक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, यू विल ऑब्जर्व इट। और अब मान लो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना है जी, V2 है, तो अगेन वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ V2 एंड I2। तो एक बार ध्यान देना कि V1 बाई I1 का जितना रेशियो आया था, वही V2 बाई I2 रेशियो आएगा। नाउ वी आर यूजिंग 3 सेल्स इन नेक्स्ट रीडिंग, नंबर ऑफ सेल्स 3 यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे आपका डायग्राम हो जाएगा। 3 सेल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हेन वी विल यूज 3 सेल्स एंड वी विल सी readings of ammeter and voltmeter, let reading of ammeter is I3 और reading of voltmeter V3 है, तो now we will find ratio V3 by I3, V3 और I3 का रेशियो निकालेंगे और फिर मैच करते जाएंगे पहली दूसरी रीडिंग से। यह अप्रॉक्स में सेम आ रही होगी, सेम आ रही होगी तो हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है। यह सेम नहीं आ रही होगी तो हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन में कुछ गलतियां हम लोग जरूर कर रहे हैं। अब बच्चे व्हेन वी यूज 4 सेल्स, ऑल
चारों सेल्स का इस्तेमाल यदि हम लोग कर डालें, हम लोग सर्किट को यहाँ कनेक्ट करेंगे, इस तार को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब 4 सेल्स आर इन सर्किट। अब नंबर ऑफ सेल्स यूज 4। अब बच्चे करंट स्वाभाविक है बदल जाए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सेल्स भी बदलते जा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू बदलेगी। ओबीएस है, जब करंट बदलेगी और हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी लगातार बढ़ा रहे हैं, वोल्ट मीटर की भी रीडिंग क्या आएगी जी, डिफरेंट होगी। तो लेट रीडिंग ऑफ अमीटर इज I4 and reading of voltmeter is V4. Now again we find the ratio V and I, तो V4 by I4 का कैलकुलेशन देखेंगे। तो बच्चे यदि R1 इक्वल टू R2 मीन्स R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 यदि सेम आ जाए, सेम एग्जैक्टली नहीं आए, अप्रॉक्स में सेम आए, तो हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ का क्या हो रहा है जी, वेरिफिकेशन हो रहा है। और बच्चे जैसे से V था, फिर आपने 2V लगाया, फिर 3V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, फिर 4V लगाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो करंट भी ओबीएस से बढ़ती जाएगी। तो ऑल वैल्यूज ऑफ करंट और ऑल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट वी विल रीड इन वोल्ट मीटर और करंट वैल्यू मीटर में रीड करेंगे। व्हेन वी प्लॉट ग्राफ देन वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि ओम्स लॉ क्या हो गया जी, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे कंडक्टर्स को जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओमिक कंडक्टर्स या ओमिक सर्किट या ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। और ये कोई दूसरा कंडक्टर होता है, सपोज सेमी कंडक्टर लगा करके हम लोग यही ऑब्जर्वेशन करते, तो हमको ऐसा ग्राफ नहीं आता, तो हम लोग बोलते ओम्स लॉ सेमी कंडक्टर से वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो इस वायर का हम लोग चाहें तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हालांकि बच्चा हर बार रीडिंग जो है सेम आनी चाहिए, दिस इज आइडियल कंडीशन, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करते करते टेम्परेचर भी कंडक्टर का बढ़ जाता है, जिससे कि रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाता है। लेकिन तब भी अप्रॉक्स में रीडिंग सब R1, R2, R3, R4 क्या आएगी, सेम आएगी। तो अभी आपसे पूछा जाए कि इस वायर, इसका रेजिस्टेंस R लिख लो, इस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चारों रीडिंग जो आपने लिए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, चारों रीडिंग का क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो ये बच्चा जो कैलकुलेशन आएगा उतना ओम क्या होगा, दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ओके, तो इन दिस वे वी कैन इजिली वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग बच्चे वेरीफाई कर सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका एक नाम और है रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका एक नाम है और क्या, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो बच्चे इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ कंडक्टर का बच्चे जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। चलो इसको समझ भी लो। सपोज वी हैव वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ और हम लोगों ने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। सपोज V पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो करंट क्या है, I है। ठीक है, अब क्या करो, इसके लेंथ को आप बढ़ा दो, लेंथ को बढ़ा करके 1 मीटर और कर दो, मीन्स 2 मीटर का हो। अब इस बार वायर को जो है यहाँ कनेक्ट करो बैटरी को। तो अब आप बताइए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन लेंथ कितना हो गया, ट्वाइस। तो यू विल नोटिस करंट की वैल्यू हाफ हो जाती है, I/2 हो जाती है। तो करंट हाफ होने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था I इक्वल टू V/R इफ V इज कॉन्स्टेंट फॉर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यदि करंट बच्चे हाफ हो रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो लेंथ के बढ़ा देने पर करंट तो हाफ हो गई, इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, ट्वाइस हो गया। आप ऐसे समझ लो, नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि 1 मीटर में सपोज 50 कोलिजन होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, तो 1 मीटर जब और होगा तो अगेन क्या हो गए, 50 कोलिजन्स होंगे। तो कोलिजन्स कितने हो गए, ट्वाइस हो गए। तो एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन कितना हो गया, ट्वाइस। इट मीन्स रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, ट्वाइस। तो इन दिस वे वी कैन से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ट्वाइस तो R भी ट्वाइस, लेंथ हाफ तो R भी हाफ। एंड ऑल्सो इट इज फाउंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चा बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि ट्वाइस होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सपोज वी हैव अ कंडक्टर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए एरिया क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है एंड वी हैव अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। मान लो बच्चे करंट कितनी है, आई है, तो इसका रेजिस्टेंस आर कितना होगा जरा बताओ मुझे, वी बाई आई। ठीक है, एक इक्वेशन बना दो। अब नाउ यू कैन कंसीडर दिस कंडक्टर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए इज मेड अप ऑफ टू वायर्स ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बचा, A/2 A/2। इस पूरे ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को टू वायर से मिलकर के बना मान सकते हैं, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना मान सकते हैं जी, A/2 A/2। बच्चा पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट की वैल्यू यदि आई है तो हाफ क्रॉस सेक्शन में करंट की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली I/2। पूरे क्रॉस सेक्शन में आई है तो इस हाफ में क्या होगा, I/2, और इस हाफ में कितना हो जाएगा, नीचे वाले हाफ में, उसमें भी कितना, I/2। तो चलो किसी एक हाफ का हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो पूरे वायर के लिए था। R=V/I का रिलेशन, V वोल्ट आपने अप्लाई किया था पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से करंट आई थी। तो इस पूरे वायर जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टेंस कितना था, R था। तो डेफिनेटली वी हैव फ्रॉम ओम्स लॉ R= क्या बचे, V/I। अब फॉर ए किसके लिए हो गया, फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब क्या, फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 A/2 के लिए चलो बच्चे बताओ, मान लो रेजिस्टेंस R डैश है, R= क्या, V/I। V आपका क्या रहेगा, V ही रहेगा। I इस बार कितना हो गया, I/2। A2 ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स V/I। और V/I इक्वेशन नंबर 1 से इससे सपोज इक्वेशन नंबर 2 कर दो, फ्रॉम 1 and 2, या इक्वेशन नंबर से V/I वैल्यू लिख दो। तो R डैश बच्चा कितना आया, 2 आ रहा है। तो आप यहां देख लो, एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने हाफ किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। तो इन दिस वे वी कैन से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स वी हैव, इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो फिर बच्चे हम आपको कई बार बता चुके हैं कि व्हेन वी रिमूव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी इंट्रोड्यूस इक्वल साइन विथ है कांस्टेंट। तो यहां R= क्या हो जाएगा, R= रो L/A। यहां रो क्या है भैया, रो RHO, रो इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का जो मटेरियल है उसके लिए कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक एल्युमिनियम का वायर है, लेंथ को हम ट्वाइस कर देंगे तो उसका जो रो जो कांस्टेंट है वो क्या रहेगा जी, फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो मैंने इसलिए यहां क्या लिखा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रो इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसी भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसका एक नाम और क्या है जी, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो वायर को बच्चा कितना भी लेंथ कट कर दो, जैसे तो R= रो L/A आया तो रो क्या हो जाएगा, R/L/A। तो भैया लेंथ को आप बढ़ा दोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे रो बढ़ जाएगा, लेकिन L बढ़ेगा तो उसी मैनर में क्या होगा, R भी बढ़ जाएगा, which makes the ratio R/L/A क्या, कांस्टेंट। एरिया क्रॉस सेक्शन बदल दोगे तो R बदल जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है R/L/A का, वो क्या रहता है जी, ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हम लेंथ कुछ भी चेंज कर दें, एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ भी चेंज कर दें, तो लेकिन ये जो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो नहीं बदलेगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भैया किन बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर और साथ साथ किस पर, टेम्परेचर पर। लेकिन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर,
और साथ साथ उसके नेचर पर। तो सपोज एल्युमिनियम का हम लोग 2 आइडेंटिकल वायर्स, आपको जो 2 मार्कर दिख रहे हैं, है ना जी, दोनों देखने में एक जैसे, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन, सेम लेंथ, ठीक है। एक आप कॉपर का ले लो ब्लू वाला, और इसको ले लो नाइक्रोम का। आप दोनों में सेम बोल्ट लगा दो। सपोज हम लोगों ने एक ड्राई सेल लगा दिया 1.5 वोल्ट का, तो लेंथ सेम, एरिया सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, लेकिन बच्चे क्या अलग अलग आ रहा है, करंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो लेंथ, एरिया सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट अलग अलग, मीन्स रेजिस्टेंस क्या आया, अलग अलग। तो इससे साबित होता है बच्चे कि मटेरियल यदि अलग है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा। नाइक्रोम वायर में यू विल ऑब्जर्व करंट की वैल्यू लेस है, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा कहलाएगा, और इस कॉपर में करंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भैया क्या कहलाएगा जी, कम कहलाएगा। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और अक्सर न्यूमेरिकल्स में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो चलो, हाउ टू डिफाइन रो, रो को डिफाइन कैसे करेंगे। इफ L 1 ले लो, A 1 ले लो, तो देन रो इक्वल टू कितना है जी, R। तो 10 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, या इज डिफाइंड एज, इज इक्वल टू specific resistance of a material. Specific resistance of a material is equal to resistance of unit length and unit CSA, cross sectional area of material. कुल मिलाकर आप कह सकते हैं आप मटेरियल, ऑफ द मटेरियल, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। मतलब किसी मटेरियल का आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चे डिफाइन करना है, तो उसका एक वायर लीजिए जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट हो, लेंथ यूनिट हो, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रो डिपेंड्स अपॉन किस पर भैया डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ वायर या कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ओबीएस है, नेचर ऑफ कंडक्टर। नंबर 2 क्या जी, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और डज नॉट डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन पर। कितना भी वायर बड़ा एल्युमिनियम का ले लो, उसको कितने पोर्शन में भी कट कर डालोगे तो उस हर पोर्शन का रेजिस्टेंस तो बदल जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बदलता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का किस पर डिपेंड करता है, उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। एक एल्युमिनियम का वायर है, उसका कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, आप 2 पार्ट्स में कट कर दोगे तो दोनों पार्ट्स भी किसके होंगे जी, एल्युमिनियम के ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि गोल्ड का हो जाएगा वो। तो इस प्रकार जो पूरे वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके, है ना जी। यदि आपने 2 पार्ट्स में कट के दोनों पार्ट्स में का भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका वही होगा हर पार्ट का, हालांकि बच्चे क्या बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और चलो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बच्चा यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। आप यहां से निकाल सकते हो, लेंथ का मीटर, इसका क्या मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का क्या ओम। तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, और 1 मीटर का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बच्चा, मेटल्स की जो रजिस्टिविटी होती है वो कहां से कहां वेरी करती है, 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर, 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर तक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स वेरी करती है। और भैया इंसुलेटर्स की मीन्स जैसे रबर का, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है भैया 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर तक
वेरी करती है। और जो एलॉयज होते हैं, एलॉय का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वह मेटल्स के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का 30 to 100 टाइम्स 30 to 100 टाइम्स ज्यादा होता है। किसके लिए जी? एलॉय के लिए। तो इसीलिए बच्चे स्टैंडर्ड रजिस्टर्स जो होते हैं या हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वह एलॉयज के बनाए जाते हैं। तो ये बच्चा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हम समझते हैं कि आप इसको अच्छे ढंग से लर्न कर लिए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।